को मेरा नमस्कार। कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो और अपनी तैयारी में व्यस्त हो। आइए साथियों, बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज के इस वीडियो का। दोस्तों, मैं आपके सामने एक शानदार सा कलेक्शन लेकर आया हूं। समय में यानी कुछ ही दिनों पहले ये जो पिछला माह निकला है जुलाई, उसमें एक एग्जाम आयोजित हुई थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसमें फिजिक्स जो जीके का जो पेपर था, जीए एंड जीएस का जो पेपर था, उसमें फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे। जो फर्स्ट पेपर था उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे। और जो बच्चे उस एग्जाम को अटेंड करके आए हैं उनको तो मालूम होगा, शायद ही बच्चे जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी वो ही उस जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट कर पाए हैं, बाकी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस थे ही नहीं, आपको डरने की आवश्यकता थी ही नहीं। आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं और आगे आने वाली एग्जाम के लिए अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, जिससे उस एग्जाम को आप अच्छे से डिफीट कर पाओ और अपना सिलेक्शन उसमें आप दे पाओ। क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको पूरा करना दोस्तों सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे अपने मेन सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु जो फर्स्ट पेपर है उसको हमेशा वो वीक तैयार करते हैं और उनकी वजह से या तो उनको मैथमेटिक्स नहीं आती है, या फिजिक्स नहीं आती है, या केमिस्ट्री नहीं आती है, या मैथमेटिक्स रीजनिंग वाले जो पार्ट है, रीजनिंग का क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत सारा पोर्शन, किसी को हिस्ट्री नहीं आती, किसी को पॉलिटी नहीं आती, तो फर्स्ट पेपर में कैसे न कैसे करके बच्चे मेन पेपर को अच्छा कर लेते हैं परंतु फर्स्ट पेपर में अटक जाते हैं। ऐसे ही जरूरी नहीं ही हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें, किसी भी एग्जाम में बात करो, सेकंड ग्रेड में बात करो, आपके वहां पर फिजिक्स का क्वेश्चन आता है। फिजिक्स का क्वेश्चन आप देखते ही घबरा जाते हैं कि सर हमारे से तो ये नहीं होगा। दोस्तों, उसकी लैंग्वेज के अंदर ही उसका आंसर होता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार हम उस क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, वन बाय वन हाल ही में जो एग्जाम आयोजित की गई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसके जो क्वेश्चन है उसको हम आज देखते हैं और किस तरह से उनके क्वेश्चंस को हम लगाते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जो अभी एग्जाम आयोजित कराई गई है आरपीएससी द्वारा, उसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जो 6 तारीख का पेपर था, 6 जुलाई का पेपर था, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम की एक वस्तु है, 4 किलोग्राम की एक वस्तु है, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना है दोस्तों। वस्तु का जो चीज दी हुई है उसको लिखते जाओ ना साथ साथ, वस्तु का द्रव्यमान। और वस्तु के द्रव्यमान को मैं एम बोल देता हूं प्यारे दोस्तों। एम कितना दे रखा है, 4 kg। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर, यानी हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये चल रहा है, घर्षणहीन है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास 4 किलो है, वो इसके ऊपर घर्षणहीन यानी उसके ऊपर ये टेबल उसको पीछे की ओर धक्का नहीं लगा रही। घर्षणहीन का मतलब उस पर पीछे की ओर कोई भी बल नहीं लग रहा। घर्षण बल क्या होता है, एक विरुद्ध बल होता है। कोई वस्तु आगे की ओर गति करती है तो उसे पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करता है, वो घर्षण बल कहलाता है। तो कहता है कि घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। यानी इसका जो वेग है प्यारे दोस्तों, इसका वेग दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। दोस्तों, दिखने में तो ये बहुत मुश्किल दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और रीड क्या, लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, वो इसको छोड़ देते हैं। अब आपको सुनकर ताजुब होगा, आपने 9th क्लास में शुरुआत में फिजिक्स की शुरुआत जहां पर करते हैं वहीं पर ही हम सबसे पहले हम किसको याद करते हैं, न्यूटन सर को याद करते हैं। फिजिक्स की शुरुआत होती है गति से, और गति में सबसे पहले किसको याद किया जाता है, यानी मोशन की जब भी स्टडी की जाती है तो हमारे न्यूटन सर, महान सर, उनको हम याद करते हैं। अब न्यूटन सर ने जो हमें नियम दिए थे, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, वो आपको आता जरूर है ना, आता है ना। आपको देखो मैं एक बार रिपीट करके बताता हूं। न्यूटन सर ने पहला नियम क्या कहता, न्यूटन सर के अकॉर्डिंग क्या है पहला नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जबकि
जबकि इसके आगे के सेंटेंस को समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। यानी पहला सेंटेंस क्या कहता है, यदि ये वस्तु स्थिर है तो ये यहीं पर ही मिलेगी, यहीं पर रहेगी, स्थिर रहेगी, ये चलेगी नहीं। और यदि ये चल रही है तो ये चलती ही रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई बाहरी बल काम नहीं करे। यानी मैं इसको पकड़कर नहीं चलाऊंगा जब तक नहीं चलेगी, और मैं इसको, जैसे ये यहां पर है, इसको मैं यहां रोके नहीं रखूंगा, बाहर से बल नहीं लगाऊंगा, तो ये यहीं पर रहेगी, स्थिर रहेगी। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। आपने रील भी देखी होगी, ऐसे आजकल बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते हैं। एक बीकर ले लेते हैं और इसके अंदर पानी भरा रहता है, और इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख देते हैं, एक गत्ता रख देते हैं, और इस गत्ते के ऊपर कोई वजन रख देते हैं, यहां पर कोई पत्थर रख देते हैं। और आपने देखा होगा इसको या तो गत्ते को ऐसे झटक के खिसकाओ, ऐसे इसको ऐसे झटकाते ही ये पत्थर कहां जाएगा, इस बीकर के अंदर गिर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये किसका नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम है। यदि ये वस्तु पत्थर स्थिर है तो ये स्थिर ही रहेगा। आपने चाहे बल इस पे थोड़ी लगाया, आपने तो बल इस कार्डबोर्ड पे लगाया। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम ही है दोस्त। क्या कहता है कि यदि ये वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यानी स्थिर का खेल तो यहाँ नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड से क्या रहनी चाहिए, वो गतिशील रहनी चाहिए। और ये गतिशील कब रह सकती है दोस्तों, ये एक ही कंडीशन में रह सकती है, जब बाह्य बल क्या होगा, शून्य होगा। न्यूटन का प्रथम नियम का स्टेटमेंट दे रखा आपको। बस यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई आपसे न्यूमेरिकल करवा रहा है, न्यूमेरिकल है ही नहीं। ये पहले बल, जो पहले न्यूटन का नियम है उसका सेंटेंस है, सेंटेंस को यूज किया है, बस लैंग्वेज को बदल दिया, उसको समझने की देर है। यदि आपको उसने अच्छे से समझ रखा है तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये क्वेश्चन गलत होगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। आइए, तो इसका आंसर क्या हो गया, शून्य, पहला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉलम फेस्ट। ये कॉलम फेस्ट है। कॉलम फेस्ट में प्रत्येक प्रकरण में m द्रव्यमान की एक वस्तु है और उस पर F बल कार्यरत है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी इधर क्या है दोस्तों, पश्चिम, और इधर क्या है, पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर वस्तु गतिशील है, यानी उधर क्या हो रहा है, विस्थापित हो रही है, इधर ये जा रही है। और इसके ऊपर बल अलग अलग दिशाओं में लगाया गया है। एक बार बल इधर लगाया गया है, एक बार बल ऊपर से लगाया गया है, एक बार बल इधर अपोजिट विपरीत दिशा में लगाया गया है। यानी एक बार तो जिधर वो गति कर रही है उधर ही उसके पीछे से धक्का लगा रहे हो आप, एक बार उसके ऊपर से धक्का लगा रहे हो, चल रही है इधर, यानी बस आगे जा रही है और आप ऊपर से उसके ऊपर जंप लगा रहे हो या बल लगा रहे हो, नीचे की ओर लगा रहे हो, या बस आगे की ओर जा रही है और बस को आप पीछे की तरफ धकेलना चाहते हो। तो वो तीनों कंडीशन है। पूछना क्या चाह रहा है दोस्तों, कहता है कि कॉलम 1 और कॉलम 2, यानी इन दोनों को आपस में सम्मिलित कीजिए, कौन सा इसके अकॉर्डिंग सही है। इस कॉलम में क्या दिया गया है दोस्तों, इस कॉलम में दिया गया है इस बल द्वारा किया गया कार्य। और दोस्तों कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल। बल तथा विस्थापन का क्या होता है दोस्तों, अदिश गुणनफल, यानी बल डॉट टी। ये अदिश गुणनफल, यानी यहां से गुणा हटाते हैं तो यानी एफ और डी का मान रखेंगे तो यहां दोस्तों क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। थीटा किसके बीच में कोण है, थीटा यहां पर जो कोण है, थीटा यहां थीटा जो है, थीटा किसके बीच में, बल तथा विस्थापन के मध्य का, बल तथा विस्थापन के मध्य का कोण है, विस्थापन के मध्य का कोण है। बताइए दोस्तों इन तीनों ही कंडीशंस में क्या आप बल और विस्थापन के बीच का कोण बता सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई नहीं बता पाएगा। इधर बल लग रहा है, इधर ही विस्थापित हो रही है, दोनों एक ही तरफ है। बताइए कोण कितना होगा, कोण कैसे नापते हो आप, एक बुझाइए दूसरी बुझाइए, इसके बीच का कोण इस तरह से नापते हैं। बताइए दोनों एक ही दिशा में है तो कोण कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर कोण कितना है दोस्तों, यहां पर कोण कितना है, 0 डिग्री। यहां पर कोण कितना है, 90 डिग्री। यहां पर कोण कितना है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोण 180 डिग्री। आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और चाहिए, त्रिकोणमिति 10वीं क्लास में हम पढ़ते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा।
कोस थीटा की वैल्यू आपको मालूम होगी। कोस जीरो का मान कितना होता है? कोस जीरो का मान होता है 1। कोस 90 का मान कितना होता है दोस्तों? कोस 90 का मान 0। और कोस 180 का मान कितना होता है? बस ये यदि आपको ये 3 इंफॉर्मेशन आती है, यानी एक तो आपको बल और विस्थापन के बीच में कोण का मालूम पड़ जाए, यानी डायग्राम को देखकर आप बता दो। दूसरी चीज, इस कोण को हम कोस थीटा के अंदर रखेंगे तो कोस थीटा की वैल्यूज क्या आएंगी, और इनको हम यहाँ पर जो कार्य है उसका सूत्र आपको मालूम हो तो उन चीजों को हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमें ये यहाँ पर कार्य का मान आ जाएगा। अब आपसे वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, बस आपसे ये पूछा है वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा। दोस्तों यहां से साफ साफ आपको पता चल रहा है कि कोस 90 का मान शून्य होता है, यानी कोस 90 का मान शून्य है। शून्य को किसी भी राशि से गुणा करो, हमेशा क्या आने वाला है? शून्य आने वाला है। कहने का मतलब है बी जो है, बी के कारण किया गया, यानी बी वाली स्थिति में जो बल के कारण किया गया कार्य वो हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। ये बात तो क्लियर हो गई, यानी बी के कारण किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। ये बात हमारे अच्छे से क्लियर, ये बात क्लियर होगी। यानी बी वाले में क्या आएगा? सेकंड आएगा, सॉरी बी वाले में क्या आएगा? थर्ड आएगा। यानी ये एक तो यह सही हो सकता है, एक ये सही हो सकता है, ये दोनों तो क्या है? क्रॉस है, इनको तो देखना ही नहीं है। अब बारी आती है अपने थीटा जब 0 है तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1। और 1 यहां पर रखोगे तो बल और विस्थापन तो दोनों धनात्मक में दे रखे, दोनों से गुणा करेंगे तो ये राशि हमेशा क्या मिलने वाली है? धनात्मक। यानी ए में क्या आएगा? धनात्मक। तो ए में धनात्मक, ए में धनात्मक यानी एक में एक कौन से में है? एक में एक इसमें है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? कैंसिल। ये इसका आंसर सही होगा। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मेहनत लगती है क्योंकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों ये जो ऑप्शन है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ऋणात्मक मान कब होगा? कोस 180 का मान कितना होगा? -1। और -1 को इसे गुणा करोगे तो क्या आएगा? ये राशि माइनस हो जाएगी, ये राशि माइनस हो जाएगी, मतलब कार्य का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ये वाली स्थिति में जो कार्य है वो क्या होगा? ऋणात्मक। यानी सी में क्या आएगा? सेकंड। सी में सेकंड आ रहा है, ऑब्वियसली ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा फिजिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है कार्य का। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल और विस्थापन के बीच में क्या होता है? एक डॉट प्रोडक्ट होता है। यदि उसे हम हटाते तो कोस थीटा आता है। कोस थीटा यानी थीटा कोण किसके बीच में होता है? बल तथा विस्थापन के बीच में कोण होता है। डायग्राम को देखकर हम बता सकते हैं कि बल विस्थापन की दिशा में लग रहा है तो कोण का मान 0, बल विस्थापन के लंबवत है तो कोण का मान 90 डिग्री, बल विस्थापन के विपरीत दिशा में है तो 180 डिग्री। कोस 180 का मान -1, कोस 90 का मान 0, कोस 0 का मान 1। कोस 0 का मान 1 है, यानी उस राशि हमेशा धनात्मक मिलने वाली है, ये राशि हमें धनात्मक मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम स्थिति के अंदर कार्य धनात्मक होगा, इसमें 0 होगा, इसमें ऋणात्मक होगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एक उत्थापक को आलंबित करने वाली केबल, अब आप ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द सुनते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप डरते नहीं होंगे। डर जाते होंगे ना दोस्तों? डरने की जरूरत नहीं है, आपके सामने इंग्लिश भी दे रखी है। उत्थापक किसे कहते हैं? लिफ्ट को कहते हैं। आप सभी जानते हैं लिफ्ट किसे कहते हैं, पर आप हिंदी नहीं जानते क्योंकि आप ठहरे अंग्रेज। आपके सामने समस्या क्या है? क्योंकि आपको इंग्लिश वर्ड्स तो आते पर हिंदी नहीं आती। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों को रीड करना चाहिए। यहाँ पर ये एलिवेटर है, लिफ्ट किस गए? यहाँ एलिवेटर का इस्तेमाल किया गया है। यानी मेरे पास एक एलिवेटर है, एलिवेटर आप ये कह सकते हो सीढ़ियां जो चलती है ना वो वाली। तो एक एलिवेटर है, एलिवेटर इस तरह से जो चलता है, आपने देखा होगा शहरों के अंदर इस तरह से, या रेलवे स्टेशन पे चलता है। और ये कहता है कि एलिवेटर को जो सपोर्ट करने वाली केबल होती है, आप एक लिफ्ट मान लीजिए, उस एग्जांपल को आप अच्छे से समझ सकते हो। ये लिफ्ट जो है, इस लिफ्ट को सपोर्ट करने वाली जो केबल है उसमें जो तनाव बल है वो T है। ठीक है, वो तनाव बल इस उत्थापक के जो भार है, वो उत्थापक का भार का मैं W ले लेता हूं, इस उत्थापक के भार के क्या कहता है? समान है। यानी T बराबर क्या है दोस्तों? W है।
तो उत्थापक जा रहा हो सकता है। क्या उत्थापक ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर आ रही है, ये सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर आ रही है, ये समझ लीजिएगा आप। तो इसको हम सोल्व देखो किस प्रकार करेंगे। हमारे सामने क्या दे रखा है, हमें एक जैसे लिफ्ट दे रखी है, ये समझ लीजिए, और उस लिफ्ट का भार आपको दे रखा है वो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला है। उसको एक हमने एक तार के द्वारा बांध रखा है। यहाँ पर क्या है, एक है यहाँ पर हमारे जैसे एक यहाँ पर सीलिंग है, इस सीलिंग से मैंने इसको ऊपर से बांध रखा है। पिलर की मदद से हम वहां पर एक सीलिंग ले जाते हैं जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इससे हमने इसको बांध रखा है। ये तार इतना मजबूत है कि टूटता नहीं है, अदरवाइज इसके वजन को सहन कर सकता है। तो इसके अंदर जो टेंशन है, इसके अंदर जो तनाव बल है वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। दोस्तों यदि ये ऊपर की ओर जाता, तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। दोस्तों आपने एक गेम खेला होगा जिसे कहते हैं टग ऑफ वार। एक गेम है टग ऑफ वार, और उसके अंदर जितने भी सदस्य आप दोनों तरफ रखो वो आपकी मर्जी है। ये एक सदस्य से भी खेला जा सकता है, दो से भी खेला जा सकता है। एक रस्सी होती है बीच में, यहाँ पर आपने बहुत खेला होगा, मुझे नहीं लगता कि आप में से क्या नाम कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने नहीं खेला हो। ये एक बीच में एक पॉइंट होता है दोस्तों, इस पॉइंट को यदि आप इस पॉइंट को इधर क्रॉस कर लेते हो, यानी ये वाले खिलाड़ी ताकतवर है, ये उसको उधर खींच चला जाते हैं तो ये विजेता हो जाते हैं, और यदि ये खींच चले जाते हैं तो ये विजेता हो जाते हैं। और यदि दोनों ही बड़ी ताकत लगाते हैं, दोनों ये अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ये अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये इधर बल लगाएगा, ये इधर बल लगाएगा, और दोनों बल यदि बराबर हो, F1 बराबर F2 हो, तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। और ये जब स्थिर, क्या ये हमेशा स्थिर रहेंगे? नहीं, ये कुछ समय के लिए ही साम्य अवस्था स्थापित होती है, कुछ समय बाद में ये साम्य अवस्था टूट जाती है। टूटने के बाद ये एक तरफ गति करने लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर भी लिफ्ट पर नीचे की ओर लगने वाला बल, डोरी में तनाव बल, ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर है तो साम्य अवस्था, ध्यान रखना, तब ये स्थिर है ना, एक नियत वेग से गति कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। आइए हम एक समीकरण की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि ये ऊपर की ओर गतिशील है तो यहाँ पर गतिशील है तो एक बल लगेगा जिसे कहते हैं हम ma। कोई भी वस्तु गतिशील है उस पर बाह्य बल जो लगता है उसका फॉर्मूला ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हम मान लेते हैं कि तनाव बल ज्यादा हो, W कम हो, तभी तो ये ऊपर की ओर जा सकती है। यदि W ज्यादा है, T कम है, तो ये नीचे की ओर जाएगी, है ना। कहने का मतलब T कम होने से यानी रस्सी टूट गई तो क्या नीचे जाएगी। तो यहाँ पर मैं ऊपर की ओर मान रहा हूं, यानी F बराबर क्या है, ma किसके बराबर है, T माइनस W के बराबर। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, T बराबर W, यानी T बराबर W रख दिया तो ma क्या हो गया दोस्तों, ma हो गया 0, यानी a कितना हो गया 0, a 0 हो गया, यानी वेग में परिवर्तन कितना हो गया दोस्तों 0। वेग में परिवर्तन कितना हो गया 0, तो हम क्या कह सकते हैं, वेग में परिवर्तन कितना है 0, यानी वेग कभी भी नहीं बदलने वाला है। अब वेग नहीं बदलेगा यानी चाल नहीं बदलेगी, चाल नहीं बदलेगी कहने का मतलब है चाल तो नियत रहने वाली है। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, कट हो गए, दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब बचे कौन से, ये दोनों। अब यहां पर मुझे ये नहीं दे रखा कि ये ऊपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर जा रही है, आप पर डिपेंड करता है। मैंने इसको ऊपर की ओर लिया है तब ये वाली समीकरण काम करेगी, नीचे की ओर लेता तब मैं क्या कहता इसे ma बराबर W माइनस टी करता इसको, तब मैं इसे नीचे की ओर बल मानता, और तब भी यही समीकरण आती, a बराबर, तब भी 0 आता, v क्या हो जाता, नियत हो जाता, तब भी यही कंडीशन होती दोस्तों। अब भी यही, यदि ऊपर की ओर मानते हैं तब भी a नियत, a 0 और v नियत, और नीचे की ओर मान रहे हैं तब भी क्या है, a 0 v नियत। तो हम सीधा सीधा तौर पे ये कह सकते हैं कि उसकी चाल तो नियत होती है, परंतु वो ऊपर की ओर भी जा सकता है, वो नीचे की ओर भी जा सकता है। यानी ये दोनों ऑप्शन ही क्या है मेरे दोस्तों, ये दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ आप सीधे सीधे तौर पे समझ भी सकते हो, आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट भी समझ सकते हो। आपके लिए मैं एक हिंट के तौर पे कह सकता हूं कि साम्यावस्था की स्थिति में दोनों तरफ के बल क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर बल क्या दे रखा है, बराबर। तो आप ये कह सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों को, दोनों पर जो बल लगने वाला वो तो कितना होगा, 0 होगा।
और जीरो होगा तो त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यदि इतना ही कर लें, समीकरण नहीं भी बनाए तो भी आपका काम चल सकता है। यानी आप सिंपल अंदाज में इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना आपको ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी आप कह सकते हो, यदि आपको साम्यावस्था तो सभी जानते हैं, छोटे से छोटे बच्चे को भी कहो, परंतु वो साम्यावस्था वर्ड को नहीं जानता, पर इस गेम को तो देखा है उसने। दोनों तरफ का बल बराबर है तो ये वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और बल में थोड़ा सा भी अंतर हो जाएगा, इसमें त्वरण आ जाएगा, इसके वेग में परिवर्तन होना शुरू कर देगा। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, यानी चाल नियत रहने वाली है, त्वरण क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 जून 2025 को आरपीएससी ने एक पेपर लिया था, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, और उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि W1 भार की एक वस्तु, यह भी साम्यावस्था पर आधारित है। दोस्तों साम्यावस्था पर क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है, नीट, आईआईटी, आप किसी भी आरपीएससी की एग्जाम देख लो, चयन बोर्ड की एग्जाम देख लो, साम्यावस्था अपने आप में क्या है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको टग ऑफ वार, रसाकसी का गेम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो आपके साम्यावस्था का टॉपिक आपका क्वेश्चन सही करवा सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन वहां से गलत हो सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, W1 भार की वस्तु W1 चैन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई गई है। मैं मान लेता हूं ये कमरे की छत है। इस कमरे की छत से क्या किया गया है, एक चैन को लटकाया गया है और उससे एक वस्तु लटका दी गई है। इस चैन क्या है, ये किसी न किसी धातु की है, तो इसका डेफिनेटली इसका क्या है, वजन है। कितना वजन बता रखा है, W1, और इसका वजन कितना दे रखा है, W1। वजन हमेशा क्या लगता है, बल नीचे की ओर लगता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचता है। कितना लग रहा है, इसके कारण W2, इसके कारण W1, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दोनों बल नीचे की तरफ है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए कहता है चैन को छत क्या खींचती है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ऐसी कंडीशन में ये छत इस चैन को खींच रही है क्या, इस पूरे भार को खींच रही है क्या? क्या आप समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को? ये कहना चाह रहा है कि एक चैन लो, यानी एक रस्सी लो, ऐसे समझ लो आप अपने छत से जुड़ा हुआ पंखा। अब पंखे का खुद का वजन और पंखे के ऊपर एक रोड लगी है उसका वजन, रोड का वजन की रोड के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किधर जा रहा है, नीचे की ओर, और उस पंखे का वजन भी किधर है, नीचे की ओर। दोनों का बल किधर है, W1 प्लस W2, नीचे की ओर। क्या वो सीलिंग जो छत है उस रोड को ऊपर की ओर धकेलती है, ऊपर की ओर खींचती है क्या? क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? क्या वो छत जो है उस रोड को क्या ऊपर की ओर खींचती है? डेफिनेटली खींचती है मेरे दोस्त। साम्यावस्था क्या कहती है, वो पंखा उस छत से एक ही कंडीशन में जुड़ा रह सकता है, जब उस पंखे पर नीचे की ओर लगने वाला बल ऊपर की ओर लगने वाले बल के क्या होगी, बराबर होगा। अब देखो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल और बताता हूं। आपके पास एक मेज है और उस मेज के ऊपर आपने एक बुक रख रखी है। मेज पर क्या रख रखी है, एक बुक रख रखी है दोस्तों। अब इस बुक को आप क्या मानते हो कि ये क्या है, स्थिर है, राइट? ये बुक को हम क्या मानते हैं कि ये क्या है, स्थिर है। इस पर कितने बल लग रहे होंगे बताइए? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, जिसे हम mg कहते हैं। बताइए इसके ऊपर की ओर बल लग रहा है क्या? लग रहा है बेटे। ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, संपर्क बल। इन दोनों के बीच में एक विद्युत चुंबकीय बल लगता है जिसे हम संपर्क बल भी कहते हैं। वो हमेशा इसके क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत लगता है। तो वो जो लंबवत बल है वही तो इसको स्थिर रखता है। अदरवाइज तो क्या होगा, ये टेबल के अंदर धस के नीचे गिर जाएगी। पर टेबल के अंदर क्या है, कार्बन है। लकड़ी जो है किससे मिलकर बनी है, कार्बन से मिलकर बनी है। तो कार्बन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो बुक है, बुक के अंदर भी क्या है, कागज है, उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस है। उनको आपस में क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय बल से आकर्षित करते हैं, जिसके कारण ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल या संपर्क बल। ये संपर्क बल के कारण यहाँ पर रस्साकसी वाला गेम ही बन रहा है एक तरह से। इधर लगने वाला बल नीचे की ओर लगने वाले बल के क्या हो जाता है दोस्तों, बराबर। इसके कारण ये वस्तु क्या रहती है, स्थिर। तो मेज पर रखी कोई भी वस्तु हो वो हमेशा स्थिर रहती है। तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं, इस सीलिंग से ये दोनों को दोनों जो
बल है यानी चैन है और पदार्थ है, वस्तु है, दोनों के कारण नीचे की ओर लगने वाला बल इस चैन के कारण ऊपर की ओर लगने वाले बल के क्या होगी, बराबर होगा। इसे हम कर देंगे एन। एन जो क्या है, प्रतिक्रिया बल। तो यानी ये बल कितना हो जाएगा दोस्तों, W1 प्लस W2। आपको आया समझ में? इस पर आधारित हमने बहुत सारी चीजें देख ली, यानी रस्साकसी का गेम देखो, टेबल पर रखी, मेज पर रखी कोई किताब देखो, वस्तु देखो, उन पर भी साम्यावस्था स्थापित होती है। यहाँ पर पंखे की बात करें, सीलिंग से, छत से जुड़ा हुआ पंखा भी क्या है, एक साम्यावस्था का ही उदाहरण है। दोस्तों साम्यावस्था पर आधारित आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलने वाला है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लो। इतना इजी है, इतना इजी है। यदि आपके समझ में नहीं आता, साम्यावस्था वर्ड आते ये समझ लेना, आपकी छत से लगा पंखा, आप रस्साकसी का गेम खेलते हो, उसके अंदर भी साम्यावस्था स्थापित नहीं होगी तो आप हार जाओगे। क्या नाम, दोनों में से कोई ना कोई एक को हारना पड़ेगा, तो वहां पर गतिशील हो जाता है, त्वरण आ जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है तो कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है जिसे हम बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य किसके बराबर होता है, कार्य अभी हमने पढ़ा बल गुणा विस्थापन, और यहाँ पर बल गुणा विस्थापन तो आपको दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा दी है, तो यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, इसे के से बोल दो तो ये हो जाएगा 1/2। हर बच्चा इस सूत्र को जानता है, 1/2 mv² होता है। आइए दोस्तों कार्य बराबर, कार्य तो आपसे पूछा गया है तो इसका तो सूत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो कार्य बराबर गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा kF बोल दूं मैं उसे, माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम के लिए दोस्तों 1/2, द्रव्यमान तो वही रहने वाला है, अंतिम वेग कितना दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसका स्क्वायर, माइनस 1/2 प्रारंभिक mvi इनिशियल का स्क्वायर। रखो इसके अंदर वैल्यूज रखो, 1/2, द्रव्यमान को मैं कॉमन ले लूं तो m को कॉमन ले लिया, vf² माइनस vi का स्क्वायर। दोस्तों 1/2, द्रव्यमान कितना दे रखा है 2000 किलोग्राम में, vf 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। आप सभी होनहार विद्यार्थी हो, 20 का स्क्वायर आपको आता है, 2 से इसको कट कर दो, ये 1000 बचेगा, गुणा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100, ये बन जाएगा 300, और 1000 को मैं क्या बोल सकता हूं, के बोल सकता हूं, तो 300 किलो जूल। आंसर कौन सा है, सी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्त। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो याद करने ही होंगे दोस्त, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉर्मूला यदि आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आधारित है, हमेशा कार्य किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, यदि कोई वस्तु गति में परिवर्तन करती है तो। ठीक है, आया बात समझ में? आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप ए कॉइन। एलिवेटर फिर आ गया, यानी लिफ्ट आ गई है। एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। आइए दोस्तों पहले लिफ्ट बनाते हैं, ये रही लिफ्ट, और इसमें ये रहा व्यक्ति, और ये रहा इनके पास कॉइन, सिक्का। इस सिक्के को वो नीचे की ओर गिराता है, ऑब्वियसली नीचे की ओर जाएगा, ऊपर तो उछालता भी नहीं, उछालने की बात तो कर ही नहीं रहा है, नीचे की ओर गिराता है। उसे समय कितना लगता है दोस्तों, t1 लगता है। कहता है जब लिफ्ट स्थिर होती है, यानी इस स्थिति में लिफ्ट क्या है, स्थिर है। नेक्स्ट बात क्या कहता है, समय t2 में जब यह एक समान से चल रही है, यानी ये लिफ्ट अब क्या हुआ है, अब ये चल रही है, और सपोज ये यहां पर पहुंच गई है, तो
ऐसी स्थिति में ये आदमी कहाँ होगा, लिफ्ट के अंदर ही होगा, लिफ्ट से बाहर तो जाएगा नहीं, लिफ्ट चलेगी तो लिफ्ट से बाहर थोड़ी जाएगा, लिफ्ट के अंदर ही है। और फिर क्या करता है, इसी सिक्के को ये पुनः गिराता है और घड़ी के अंदर टाइम नोट करता है। इसका एग्जाम्पल समझना है तो आप इसको और दूसरे अंदाज में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। जैसे आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हो और ट्रेन में आप अचानक खड़े होकर क्या करते हो, एक सिक्के को आप नीचे गिराते हो और घड़ी में टाइम नोट करते हो। कुछ समय बाद में फिर खड़े होते हो और फिर सिक्के को गिराते हो, फिर घड़ी में टाइम नोट करते हो। मेरे महानुभाव दोस्त, ये बताइए क्या उसको घड़ी में जो समय दिख रहा है, पहले सिक्का गिरा था बाद में सिक्का गिरा, दोनों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या? शायद ही मुझे लगता है कि उसे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर है, यहां भी लिफ्ट के अंदर है। शर्त ये है वहां ट्रेन के अंदर है तो ट्रेन हिलनी डुलनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पर लिफ्ट क्या एकदम शांति से, एकदम नियत वेग से वो चल रही है, उसमें नियत वेग से चले तुरंत से चले उसे कोई मतलब नहीं, वो अंदर है, खुद है ऑब्जर्व करने वाला, खुद देख रहा है। खुद देखता है तो उसको हमेशा वो क्या वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाएगी तो उसमें समय हमेशा क्या रखता है, समान लगता है। T1 बराबर क्या रहेगा दोस्तों, T2 रहने वाला है। समझ में आई बात? यानी खुद को ऑब्जर्व होता है बराबर समय। परंतु यदि आप उस लिफ्ट से बाहर से देख रहे हो और अंदर वाला सिक्का गिराता है तो आपको हमेशा 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 ध्यान रखना, हमेशा आपको उसमें अंतर दिखाई देगा। जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, आपको बाहर का पेड़ गतिशील दिखाई देता है, वो चलता हुआ दिखाई देता है। ट्रेन जितनी फास्ट चलती है आपको पेड़ भी उतना फास्ट दिखाई देता है, बाहर वाला दिखाई देता है, परंतु आपके बगल में बैठा व्यक्ति आपको स्थिर दिखाई देता है। तो आप अंदर की बात करो, उस सिस्टम की बात करो, आपको वो हमेशा स्थिर ही दिखाई देगा। स्थिर है तो स्थिर दिखाई देगा, और जितने वेग से आप उसे गति करा रहे हो तो उतने वेग से गति करता हुआ दिखाई देगा। ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 23 तारीख को ये पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक कण पर अचर परिमाण का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा क्या है, लंबवत है। कण की गति एक तल में है। देखिए दोनों सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। पहली बात तो वेग इधर है और बल इसके लंबवत है, चाहे आप नीचे की ओर बना लो या ऊपर की ओर बना लो, कोण हमेशा वैसे अपने ऐसे ही मेजर करते हैं, कोण इस तरह से आते हैं। कण के वेग के लंबवत क्या लग रहा है, बल लग रहा है। कहता है कण की गति एक तल में है, यानी ये जो कण है ये एक तल में गति कर रहा है। ये आप स्क्रीन पर समझ लीजिए, इस स्क्रीन में गति कर रहा है। इस गति में कौन सी राशियां अचर रहने वाली है? अभी जस्ट हम करके आए हैं, एक क्वेश्चन करके आए हैं दोस्तों। हमने उस क्वेश्चन में देखा था कि बल यदि लंबवत दिशा में है, विस्थापन के लंबवत है, विस्थापन तो ऑब्वियसली उधर क्या उसका वेग भी होगा, तो यदि बल वेग के लंबवत है तो हमेशा कार्य कितना होता है, 0 होता है, कार्य नहीं होता है। और फिर हमने एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही किया था, उसमें हमने ये पढ़ा था कार्य किसके बराबर होता है दोस्तों, कार्य हमेशा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट भी उठा लिया उस क्वेश्चन में, ये दोनों कॉन्सेप्ट उठा लिए गए, यानी कार्य ऊर्जा परमेय भी ले ली और कार्य वाला कॉन्सेप्ट भी, यानी बल गुणा विस्थापन वाला कॉन्सेप्ट भी ले लिया। इन दोनों कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी यहाँ पर कार्य कितना होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूं तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य 0, और कार्य 0 तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी कितना, 0, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा क्या है, नियत। कोई नियत राशि है तभी तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। परिवर्तन किस में नहीं होता है, जो क्या होती है, नियत होती है। नियत राशि में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपके पास 100 का नोट है तो आप ये समझ लो कि आप उसको 10 साल रख लो तो क्या उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो हमेशा 100 का ही रहने वाला है। और नियत राशि में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये राशि नियत है तो इसमें परिवर्तन भी कितना है, 0। यानी गतिज ऊर्जा क्या रहने वाली है मेरे दोस्त, हमेशा हमेशा के लिए क्या है, अचर रहने वाली है, ऐसी कंडीशन के लिए। बट अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये भी आता है कि सर इनका तो देखा ही नहीं हमने, वेग और त्वरण ये उड़ा रहे हैं यहाँ पर, तो इनका बारे में भी अपने जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए ये एग्जाम्पल है किसका, ये एक वर्तीय गति का एग्जाम्पल है। एक सर्कस जो है एक
गोल घेरे के अंदर चक्कर लगाता है, मौत के कुएं के अंदर चक्कर लगाता है, वो सेम टू सेम एग्जाम्पल उसी की बात करना चाह रहा है। आपने देखा होगा, आप साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो आप एक घुमाव के अंदर अपने स्कूटी को घुमाना चाहते हो, मोटरसाइकिल घुमाना चाहते हो, घुमाव के अंदर आपकी स्कूटी या मोटरसाइकिल क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। पर आप यदि नॉर्मली कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को रखो और उसको तिरछा रख के छोड़ दो, अपने आप नीचे गिरेगा, गिरेगा ना दोस्तों। आपकी साइकिल नीचे क्यों नहीं गिरी, वो भी तो गिरनी चाहिए, नहीं गिरेगी। वो वही एग्जाम्पल है, जैसे एक बाल्टी में पानी भरो और उसको आप घुमाओ, वो पानी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? वो वही एग्जाम्पल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और ये भी बात कंफर्म है, न्यूटन सर ने ये बताया कि पृथ्वी सूर्य को खींचती है, सूर्य पृथ्वी को खींचता है। यहां पर सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और यदि सूर्य पृथ्वी को खींच रहा है तो पृथ्वी सूर्य के ऊपर जाकर बैठ जानी चाहिए। वो घूम क्यों रही है? वो उसी अंदाज में घूम रही है जिस प्रकार एक बाल्टी के अंदर आपने पानी भरा, वो चारों तरफ आप घुमाते हो, उसका वेग एक निश्चित वेग से ऊपर है, तभी वो घूमती रहेगी। अदरवाइज उसका पानी क्या, जैसे आप उसको धीरे कर दो, स्लो कर दो, स्लो करते ही वो पानी सारा नीचे गिर जाएगा। तो वहां पर एक बल लगता है, उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल वर्ताकार पथ में लगता है अंदर की ओर, तो अंदर की ओर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है दोस्तों। तो बल है तो त्वरण भी है, और उस त्वरण को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। त्वरण भी होगा, बल भी होगा, यानी वेग में परिवर्तन होगा। तो वेग में परिवर्तन होगा, अचर नहीं रहने वाली है। त्वरण में भी परिवर्तन होगा, त्वरण में भी परिवर्तन होगा, कहने का मतलब बल भी होगा। तो ये तीनों चीजें, ये बल, वेग, त्वरण नियत नहीं रहने वाले हैं। बल का मान अभिकेंद्रीय बल होगा, जो उसके वेग पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये दोनों राशियां नियत नहीं रहने वाली, केवल और केवल गतिज ऊर्जा नियत रहने वाली है मेरे दोस्त। आइए इस प्रकार हम ये जो 2025 में आरपीएससी ने 2024 के जो क्वेश्चंस थे, उसमें क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ये इस तरह के आसान, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मुझे तो ऑब्वियसली मुश्किल लगने भी नहीं चाहिए। परंतु आपके लिए क्या है, यदि आप इसका एक्सरसाइज करते हो, यानी देखो आप यहां पर कितने कॉन्सेप्ट यूज किए, साम्य अवस्था, रस्साकसी का गेम सभी जानते हैं, वही कॉन्सेप्ट उठाया है। दूसरा कॉन्सेप्ट कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय एक दूसरे से लिंक कर रही है। बताइए, देखो एक क्वेश्चन, अब कोई ये कह दे कि भाई 23 तारीख को जो पेपर हुआ था वो 7 वाले में नहीं आया, उनके साथ धोखा हो गया, 23 को बहुत मुश्किल पेपर आ गया, ऐसा नहीं कर सकते। सब में कॉमन कॉन्सेप्ट उठाया है। ये देखिए आप, कॉन्सेप्ट कॉमन है, कॉमन कॉन्सेप्ट पे एक जगह न्यूमेरिकल दे दिया, एक जगह न्यूटन का। बताओ प्रथम नियम कौन बच्चा नहीं जानता, हर बच्चा जानता है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल दे दिया। न्यूमेरिकल नहीं, इसका स्टेटमेंट है, आपको दिखाया ऐसा है कि ये न्यूमेरिकल है, आप उसमें कैलकुलेशन में उलझ जाओ, बस आपको उसी में एग्जामिनर यही चाहता है कि आपके अंदर समझ कितनी है, उस सब्जेक्ट के डीप नॉलेज आपके पास है कि नहीं है। वो बस आपसे यही परखना चाहता है कि बच्चे को नॉलेज है कि नहीं है, ये बच्चों को जाकर पढ़ाएगा कि रटाएगा, दोनों में अंतर है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप फिजिक्स को रटिए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। हम लेकर आने वाले हैं ढेर सारे ऐसे कलेक्शन, आरपीएससी हो, चैन बोर्ड हो, अदर स्टेट के क्वेश्चंस हो, मैं आपके लिए क्वेश्चंस की भरमार कर दूंगा। बस इंतजार है। तो आपके द्वारा आपके दोस्तों को, साथियों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करा दीजिएगा। सब्सक्राइबर नहीं भी कराइएगा, पसंद आए तो कराइएगा, पसंद आए तो लाइक कराइएगा। परंतु एक विशेष बात का ध्यान रखिए, जितने लोगों को आप स्प्रेड करोगे, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सारे बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं फायदा पहुंचा रहा हूं। मैं आपसे तगड़ी मेहनत करने वाला हूं दोस्तों। बस इंतजार है आपकी मेहनत का। आपको जस्ट एक छोटा सा बटन दबाना है, उसको छोटा सा ट्रांसफर कराना है, उसको आप शेयर कर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। आप किसी दूसरे का भला करोगे, आपका भला होगा। जय हिंद, शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया अगेन।